हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो लेकर आज मैं हूँ। बात करूँगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। कल फ्राइडे है और कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो इवेंट होने वाले हैं। पहला है आरबीआई की पॉलिसी है और दूसरा है कि आपका जो यूएस का जॉब डेटा है वो आता है कल फ्राइडे को। तो यूएस जॉब डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लोबल इक्विटीज़ में जो एक्सेस पैसा घुसा हुआ है, जो इमर्जिंग मार्केट में भी काफ़ी पैसा हमारा नवंबर के बाद आया था और उससे पहले से भी आ रहा है, तो ये जो पैसा है ये वापस जा सकता है और इसके कारण इमर्जिंग मार्केट में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस मार्केट तो फिर भी ठीक कर रहा है, यूरोप फिर भी ठीक कर रहा है, लेकिन आपके एशियन मार्केट्स में इतना बड़ा बाउंस नहीं आ रहा है इवन इफ डॉलर गिर रहा है। तो ये सिर्फ एक वरी साइन है कि शायद रेट्स बढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वाइड, या फिर जो स्टिमुलस है, जो एक्स्ट्रा पैसा डाला जा रहा है बॉन्ड बाइंग के थ्रू। एक तो नॉर्मल स्टिमुलस है, दूसरा जो बॉन्ड बाइंग है, तो वो शायद टेपर हो सकती है। तो टेपरिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लास्ट टाइम 2000 अगर आप मार्केट में हैं काफ़ी टाइम से, तो 2013 के आसपास टेपर टेंट्रम हुआ था, 11 से 13 के आसपास, और उसके बाद फिर आप 2015-16 में भी आपने देखा होगा तो ऐसा ही हुआ था। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं मार्केट को काफ़ी नर्वस कर देती हैं, क्योंकि एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो वापस जाती है। अब आरबीआई क्या कर सकता है? तो आरबीआई ने अपना जो करना था वो कर दिया है। आरबीआई कंटिन्यूसली यही बोल रहा है हम अकोमोडेटिव है, इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, और ये सब चीज़ें बोलता है, रटी रटाई चीज़ें। लेकिन आपको पता है कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के हाई पे है, जो कि बहुत वरिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर लॉकडाउन खुल गया और लोगों ने ऑलरेडी जो भी यूजेज चल रहा है चल ही रहा है, तो अभी करंटली यूज़ नहीं हो रहा है ज़्यादा ऑयल, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा, राइट। रिजर्व रखते हैं गवर्नमेंट वाले, कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने का भी रखते हैं आजकल। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। गवर्नमेंट के जो फिस्कल सिचुएशन है उसको ऑलरेडी, वो बहुत फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी आपने देखा कि 9.5 चल रहा है। कई लोगों ने बोला ये 11.5 तक जा सकता है। मतलब आपका जो सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है और घाटा भी बढ़ता जाएगा इस तरीके से, अगर तेल महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मार्केट को अब याद आ रही हैं। तो हो सकता है यहाँ पे नर्वसनेस रहे। ग्लोबल सिचुएशन ऑलरेडी आपको पता है कि जो वहाँ पे टेपर टेंट्रम है उसके कारण मार्केट्स जो हैं बहुत नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि आज यूएस मार्केट भी थोड़ी सी नर्वस है। करंटली आज क्या हुआ मार्केट में? तो जो हमने एक्सपेक्ट किया था, मोस्ट प्रॉब्ली पुट सेल करो, कॉल सेल करने से बचो। लेकिन हमने मॉर्निंग में कॉल सेल किया था और हमने उसमें अच्छा खासा टिके, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का 2 लॉट में, मतलब एक लॉट में 50 पॉइंट मिला। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला लेकिन फिर भी ठीक है। और वैसे भी सेबी ने वाट लगा रखी है, तो समहाउ ठीक ठाक था कॉल सेलिंग में। फिर उसके बाद पुट सेलिंग साइड आ गए, हमने कॉल एग्जिट कर दिया, क्योंकि नियत मार्केट की पता है कि ये शॉर्ट कवरिंग और ये सब चीज़ें करने की कोशिश कर सकता है, और वही हुआ। आपने देखा लास्ट में काफ़ी हमने ये सुबह 12 बजे के आसपास ही ये भांप लिया था कि पॉसिबिलिटी लग रही है, कितना भी ये वीक दिखाने की कोशिश करे लेकिन शॉर्ट्स तो हैं और शॉर्ट्स इसको एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने पुट सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट में तो मिक्स मैच था, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। रिलायंस और एचडीएफसी ने सुबह संभाल के रखा मार्केट को। अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी की कल मैंने बात की थी तो आज करीब 40-50 रुपये ऊपर था। लेकिन देखिए सिंपल सी चीज़ है, हाई पे था, अभी ज़्यादा हाई पे बंद नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स हाई पे बंद हुआ है। तो हाई लेवल पे हर स्टॉक पे आप देखेंगे रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन बुकिंग भी हो रही है प्रॉफिट की। तो इसलिए मैंने कहा था कि हाई जब भी बाउंस मिले, कोई भी स्टॉक मिले, कितना भी स्ट्रांग है, आप उसको बुक करिए। कल हमने 2 मेंशन किए थे, अपना एक आइडिया का अपने एसटीएल लाइव में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप बहुत कुछ मिस करते हैं। हमारे जो लाइव्स होते हैं उसमें कल हमने बहुत सारे स्टॉक जो थे, वो आयशर मोटर हमने बात की थी, 3000 तक जा सकता है अगले कुछ दिनों में, 2-3 हफ्ते में। ये सभी स्टॉक्स हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में भी ज्वाइन करके रखिए। अब करंटली मैं यहाँ पे यूएस मार्केट की बात कर लूँ तो यूएस मार्केट आप देख सकते हैं, ऑलरेडी जब हमारा मार्केट खुला हुआ था तो फिर भी थोड़ी सी रहम किया हुआ था इन्होंने, 50-60 पॉइंट्स डाउन थे। लेकिन हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद आप देख सकते हैं यूएस मार्केट काफ़ी डाउन है। और मैंने यही सजेशन भी दिया था अपने लोगों को जो भी हैं कि भाई यहाँ पे क्लोजिंग होते होते अगर हम हाई पे बंद होते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन यहाँ से लेके जानी चाहिए, क्योंकि रीज़न बहुत सारे हैं। आरबीआई है, और आरबीआई देखिए कितना भी अच्छा बोलेगा, लेकिन ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अगर आरबीआई इसी तरीके से प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, डिनाई करता रहेगा, तो मतलब सीधी सी बात है इनके हाथ से बात बाहर जा चुकी है और इनके बस का वैसे भी कुछ था नहीं और वैसे भी अब कुछ है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा असफलता कहते हैं ना, कि उनका तमगा लग जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आरबीआई ने जो आपको बबल का जो वार्निंग दिया वो इसीलिए दिया, ताकि ऐसा ना हो कि कल को बस्ट हो जाए और फिर आप बोलो आपने वार्निंग क्यों नहीं दी, आपकी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है, दुनिया भर की चीज़ें आप करते हो, क्यों नहीं किया। तो ये इसलिए मुझे लगता है उन्होंने किया, और मुझे लगता है कल भी कुछ वार्निंग साइंस देंगे, क्योंकि पत्रकार अगर कुछ
गट्स वाले पत्रकार होंगे वहाँ पे तो ज़रूर पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपकी क्या राय है। अगर उनको बोलने दिया गया, नहीं बोलने दिया गया तो फिर आपको सुनी सुनाई बातें होंगी कि मार्केट जाता जाएगा 20,000, 50,000, 1,00,000, ये सब सुनाई देगा आपको। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। कल सुबह 10 बजे और कल शाम को जॉब्स डेटा है। तो यूएस फ्यूचर आप देख सकते हैं ऑलरेडी रेड में है। अगर हम नैस्डैक के चार्ट की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे इस एरिया की बात बहुत दिन से बोली थी, आज इसने इंगल्फ कर लिया। आप देख सकते हैं ये इंगल्फिंग ही इस पूरे 5 से 6 दिन का जो है मेहनत है उसको इसने पानी फेर दिया है। और यही मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंटम कमज़ोर हो चुका है और डाइवर्जेंसेस भी हैं, नैस्डैक में हैं, डाउ जोन्स में हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है। सो जस्ट बी कॉशियस, कल की जॉब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउ जोन्स की, जो US 30 है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेम चीज़ 5-6 दिन को इंगल्फ कर लिया है। हाई लेवल पे एक ये बड़ा डोजी अपर और लोअर शेडो के साथ बना था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि टॉप फॉर्मेशन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंगल्फिंग काफ़ी काम आ सकता है अगले 1-2 दिन हमारे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि देख हम हाई पे हैं। पहले जो जस्टिफिकेशन था कि US हाई पे है, सब हाई पे, हम हाई पे नहीं। अब हम हाई पे भी, हाई के भी हाई पे हैं, तो अभी हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन बचा नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ और मैंने भी अभी शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टार्ट कर दिया है एफर्ट। ऑलरेडी हमने कुछ पोजीशंस ली हैं और पोजीशंस हम एक्यूमुलेट करेंगे। मेनली कॉल सेलिंग करके पोजीशन बनाएंगे, ना कि पुट बाय करके, क्योंकि आपको पता है डीके का चक्कर है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर्स भी आप सेल कर सकते हो अगर आपका गट ये बोलता है। लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाते हैं, जो भी हमारा रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से। तो फिलहाल के लिए ये ग्लोबल सेटअप है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी 50 सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ आपको लाइनें दिखेंगी, कंफ्यूज मत होइए। सिंपल सी एक चीज़ है, अगर RSI आप जानते हैं तो डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी चीज़ है इमीडिएट सपोर्ट 580 पे है, 15,580 पे, और 580 टूटा तो फिर कोई भी सपोर्ट नहीं है 15,200 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से पलटी मारने के चांसेस ज़्यादा हैं डाइवर्जेंस के साथ। और अगर ये 15,500 का लेवल, 480-500 का लेवल जो अभी हमने रिसेंटली टच किया था, ये टूटेगा तो 15,200 से पहले, 2,250 के पहले मुझे नहीं लगता कोई बहुत स्ट्रॉन्ग और रीजनेबल सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन भी है यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक एरिया है जहाँ पे जाएगा। अगर मैं अगली लॉन्ग पोजीशन आप पूछें कहाँ पे बनानी चाहिए, तो यहाँ पे बनानी चाहिए 15,200 के आसपास ही आपको अगली बार बाइंग की सोचनी है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जो भी है, जाएगा 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे एक हाई पॉसिबिलिटी दिखती है यहाँ पे, इन केस हमारा ये लेवल टूट गया 550, 570 और 460 मुझे नहीं लगता सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डाइवर्जेंसेस बहुत सिग्निफिकेंटली बन रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे सेम चीज़ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 बार टॉप, डबल टॉप काइंड ऑफ बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे भी आपको डाइवर्जेंस दिखेंगे और इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है आपका 35,300 पे है। इन केस 35,300 टूटता है तो आपको जो सपोर्ट मिलेंगे वो 33,900। अब आप बोलोगे यार इतना बड़ा फॉल आ सकता है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में जब इतना बड़ा राइज आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ एक केस ले रहा हूँ कि अगर हमारे मार्केट को रिएक्ट करना है, जो US में चीज़ें चल रही हैं, तो हमारे मार्केट में इतना बड़ा डिप आ सकता है। मैं अगली लॉन्ग पोजीशन बनाने की तभी सोचूंगा जब हम 33,900, 34,000 के पास होंगे। तो ये मेरा व्यू है करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। मिड कैप इंडेक्स में आपने आज फिर देखा अच्छी खासी रैली थी। तो मिड कैप में क्या हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट एग्जैक्टली जो ये तरीका जो है ये कहीं फेक ब्रेकआउट में निकले। तो बस एक ही चीज़ है आपको कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, 82 चल रहा है आवरली में। अगर आप डेली में जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई बहुत 75 चल रहा है। तो ओवरबॉट है, ऑलरेडी काफ़ी ओवरबॉट है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भागम भागी चल रही है। ये चेजिंग है, इसको कुछ नहीं कहते, इसको मेल्टअप कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक मेल्टअप हुआ था। ये 3 कैंडल 4 कैंडल बने थे, उसके बाद आप देख सकते हैं वापस हम उसके नीचे आ गए थे। तो ये हमेशा प्रॉब्लम होती है मिड कैप इंडेक्स में। छोटे स्टॉक्स हैं, जैसे जाएंगे वैसे ही आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। बाकी एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से इसको गिरना चाहिए, क्योंकि रीज़न सिंपल है, ऑयल प्राइसेस 71 आर टू मच फॉर एशियन पेंट्स। अगर एशियन पेंट्स यहाँ पे इसको डिनाई करता है, 1 दिन डिनाई कर सकता है, 2 दिन डिनाई कर सकता है, लेकिन अभी एक्सपायरी काफ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कॉल सेलिंग करके ट्रेड लेना बेटर है। अगर आप पुट बाय करते हैं तो थोड़ी सी परेशान कर सकता है, लेकिन आपको इस कन्विक्शन के साथ कि ऑयल प्राइजेस मेरे हिसाब से 73-74 की तरफ बढ़ेंगे। और उस केस में मुझे लगता है ऑयल, ये जो एशियन पेंट्स का शेयर है, ये ज़्यादा दिन यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, उसका रॉ मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ये एक चीज़ है। उसके अलावा रिलायंस ने है आज, इसने भी अच्छा खासा आप देख सकते हैं यहाँ पे टच करने की कोशिश की है।
2278 तक का था, लेकिन आज 2250 से लौटा है। एक दो बार और कोशिश कर सकता है, छलांग मार सकता है कल, लेकिन उसके बाद आप एक रेजिस्टेंस पे आ जाएंगे 2270 के आसपास, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फिर एक आपको डिप का वेट करना चाहिए। टाटा स्टील एक अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा यहाँ पे। तो टाटा स्टील फिलहाल के टाइम पे तो कोशिश कर रहा है कंसोलिडेट करने की यहाँ पे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन के लिए 1080 का रखना है। कोशिश ऊपर जाने की है, लेकिन किसी भी केस में झटका मारता है, क्योंकि एक दिन में इसने यहाँ पे 2 दिन में बहुत बड़े झटके मारे थे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के। तो किसी भी केस में आपका ये सडनली नीचे की तरफ मुड़ता है तो 1085 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1085 अगर ब्रीच कर जाता है सडनली तो वो एक धोखा होगा, और उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि 1050 1040 तक जा सकता है टाटा स्टील। अगला स्टॉक है आईटीसी, जो बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं अभी भी। तो 209 पे है, इसने नया लो नहीं बनाया है, लेकिन बुलिश मार्केट में इसने बाउंस भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है। मतलब आईटीसी के लिए लोग मीम बनाने में इतने मीम बन चुके हैं कि लोग अब बताते भी नहीं कि मैंने आईटीसी लिया हुआ है, लेकिन मैंने लिया हुआ है, मेरे पास आईटीसी है और मेरा एवरेज भी 180 के आसपास है, तो मुझे टेंशन इतनी नहीं रहती कभी। ये अपना एक स्टॉक है जो अपन ने रख दिया है साइड में, ठीक है, और इसको अभी कोलेटरल की तरह यूज़ भी कर सकते हैं ट्रेडिंग में, तो क्योंकि अच्छा खासा ब्लू चिप है, राइट, तो अच्छा खासा मिल जाता है। मेरा सिंपल यहाँ पे कहना ये है कि 209 207 ये एरिया पे अगर ये रुका रहता है 1 से 2 दिन, जब पूरा मार्केट गिरेगा तो आईटीसी उठेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंसिव प्ले है। अब इसके बाद एक और स्टॉक है जो थोड़ा सा आज बुलिश बिहेवियर दिखाया है, एक्सिस बैंक। कल गिरा था, आज फिर से उठा है, लेकिन आप अगर ये चार्ट्स जो हैं, मैं इसलिए आपको शो करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, और मुझे कमेंट्स में दिखना चाहिए कि मैंने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, सीखा, ये किया, मैंने भी लाइंस ड्रॉ करना सीख लिया। मैं इतनी सारी लाइंस, इतने सारे ट्रेंड लाइन में आधे घंटे 1 घंटे भी लग जाते हैं कई बार ये पूरा सेटअप बनाने में। तो आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप सुनो, समझो, देखो और अपने में ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सपोर्ट एरिया था कितना, 730 के आसपास। हमारा लो कितना है, 739, ठीक है। कल का लो है ऑलमोस्ट 734, तो 731 पे था, प्लस माइनस आपको उतना थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा सा सपोर्ट आपने देखा, यहाँ से बाउंस आया है। मुझे ऐसा लगता है एक्सिस बैंक थोड़ा बेटर कर सकता है बाकी बैंक के कंपेरिजन में, क्योंकि अगर आप और कोई बैंक देखेंगे जैसे एसबीआई, तो एसबीआई ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, ठीक है, अच्छा खासा इसने काम अपना कर दिया है। और फिलहाल के समय में आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, ये मजबूती वाला स्ट्रक्चर नहीं है, और ओवरबॉट एरिया में चल ही रहा है। यहाँ से एक डिप बनता है, वो डिप आपको कहाँ तक आ सकता है, इस लाइन को आप ड्रॉ करके रखिए। अभी हम यहाँ पे हैं, तो गिरेंगे तो 407, तो मतलब 30 रुपये गिर सकता है। तो आपको कहाँ खरीदना है, आपको 407 के लिए वेट करना है। अब कई लोग बोलेंगे तुम वेट करते रहना, हम तो ले लेंगे। अरे भाई ले लो, मैं तो कह रहा हूँ ले लो, और ज़रूर बताना हमको कि तुमने 440 पे लिया है। मैं जानना चाहता हूँ किसके इतना कलेजा है, गूदा किसके इतना है कि वो 440 पे ले रहा है, ठीक है। मैं टेक्निकल बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर ट्रेड करना है एसबीआई में, ये एरिया टू शॉर्ट है, ये एरिया शॉर्ट करने का है, ये एरिया बाय का है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक और स्टॉक है जो बहुत सारे लोग को परेशान कर रहा है, टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में राइट नाउ कंसोलिडेशन कंटिन्यू है। मैं आपको बोला था ये थकेला है, ये यहीं पे बैठा हुआ है महीनों से, पता नहीं क्या करना चाहता है, लेकिन ये जो बिल्डअप हुआ है, ये जो बिल्डअप है, ये अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ब्रेकआउट की तैयारी है। 340 तक जा सकता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो 340 तक जा सकता है, और आज का प्राइस एक्शन काफ़ी मोटिवेटिंग है मेरे हिसाब से। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 320 का है फिलहाल के लिए, 320 318 कोशिश कर सकता है ये, लेकिन 320 के नीचे फिर आ जाएगा तो आपको फिर 310 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये सभी मेरे स्टॉक्स थे, ये मेरा व्यू था मार्केट के बारे में। ग्लोबल मार्केट को वॉच करके रखिए और उस हिसाब से ट्रेड करिए, चार्ट्स देखिए, सीखिए, समझिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें, नॉलेज पहुँच सके। और जो हमारा सेबी को लेके काम है, कल हम फिर स्टार्ट करेंगे। आरबीआई पॉलिसी ये सब हो जाए 12-1 बजे के बाद, तो फिर हम दोबारा से ट्विटर पे और हर जगह हम कोशिश करेंगे अपनी बात पहुंचाने की, रेगुलेटर तक, फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, हर चीज़ कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सिंपल सी चीज़ है। ये हमने सीखा है, हमारे पिताजी ने बताया था बहुत पहले, जब मैं नहीं हो रहा था सिलेक्शन इंटरव्यूज़ में, जॉब में नहीं हो रहा था सिलेक्शन, एनडीए में एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, ये सब चीज़ें, तो ये एक चीज़ बोली थी, मुझे हमेशा याद रहती है। और ये एक चीज़ आपको ही बोलूँगा कि कोशिश करो, कोशिश करोगे तो उसके बाद अगर हार भी गए ना, तो कम से कम सुकून की नींद आएगी कि भैया कोशिश की थी कम से कम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो।